नमस्कार मित्रों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप सबों के बीच मैं हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जबकि पिछले क्लास में हम लोग झारखंड का भौगोलिक परिचय देखने का प्रयास किया था। आज की जो हमारी बातचीत होगी झारखंड की राज्य व्यवस्था पर होगी। चलिए चलते हैं हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था की ओर। झारखंड की राज्य व्यवस्था, झारखंड की राज्य व्यवस्था हम लोग समझते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था को। ये जो झारखंड की राज्य व्यवस्था है, इससे पहले राज्य व्यवस्था एक शब्द आया है, एक शब्द आया है राज्य। पहले राज्य का मीनिंग समझते हैं। राज्य का मतलब राज्य, और राज्य कैसे बनता है, राज्य कैसे बनता है, राज्य का निर्माण किन किन अंगों से होता है, या राज्य का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर बनता है। झारखंड राज्य का निर्माण होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन की आवश्यकता है, उसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे। राज्य बनने के लिए सबसे पहला जो तत्व आवश्यक है वह है भूभाग। क्या है? भूभाग। पहला जो तत्व है राज्य बनने के, जो पहली शर्त है राज्य बनने का, वह शर्त कौन सा? भूभाग। भूभाग चाहिए। दूसरा, इस भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। इस भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या। दूसरा क्या होना चाहिए? जनसंख्या। अगर किसी राज्य में भूभाग है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस भूभाग पर रहने वाले लोग जो होंगे वह जनसंख्या के अंतर्गत शामिल रहेंगे। तो दूसरा जो तत्व है हमारा कौन सा? जनसंख्या। तीसरा क्या होगा? इसी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, इस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। तो एक सरकार की आवश्यकता होती है किसी भी राज्य को चलाने के लिए। पहला हम लोग तत्व देख रहे हैं भूभाग, दूसरा तत्व देख रहे हैं जनसंख्या, तीसरा देख रहे हैं सरकार, और चौथा जो होता है संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का मतलब क्या होता है कि संप्रभुता का अर्थ होता है कि किसी भी मामले में राज्य सरकार स्वयं से निर्णय ले सके। ये होता है संप्रभुता। खुद से निर्णय ले, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, वह संप्रभुता कहलाता है। अब हम लोग एक एक चीज समझते हैं, एक पॉइंट को। अगर ये भूभाग राज्य के तत्वों में अगर किसी एक को अगर अलग कर रखा जाए, अलग कर दिया जाए, तो वास्तव में सरकार को हटा दिया जाए अगर, तो वह राज्य का निर्माण नहीं होगा। राज्य के निर्माण के लिए इन चारों तत्वों की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। इसलिए अगर सपोज कीजिए कि अगर राजस्थान का इलाका सपोज कीजिए कि राजस्थान इलाका है। अब वह राजस्थान जो होता है सूखा प्रदेश है। अब उस सूखा प्रदेश में अगर कोई जनसंख्या ही ना रहे, भूभाग तो है, भूभाग है मेरे पास, लेकिन अगर जनसंख्या ही ना रहे उस सूखा हुआ क्षेत्र में, तो क्या उस क्षेत्र में राज्य का निर्माण कर सकते हैं? क्या उस क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि भूभाग मेरे पास है, जनसंख्या भी मेरे पास है, किसी राज्य के पास भूभाग भी मौजूद है, जनसंख्या भी मौजूद है, अगर सरकार नहीं रहे, अगर इन दोनों को हैंडल करने के लिए कोई सरकार ना रहे, तो भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। ये सरकार। अगर चौथा की बात करें, संप्रभुता क्या होता है कि संप्रभुता, अगर सपोज कीजिए कि किसी राज्य या झारखंड राज्य के पास, झारखंड निर्माण होने से पहले भूभाग उसके पास था, जनसंख्या था, सरकार थी, और संप्रभुता उसके पास नहीं थी, और यही वजह था कि वह राज्य 2000 से पहले निर्माण नहीं हो सका, राज्य का निर्माण नहीं हो पाया। क्या कारण था? कारण यह था क्योंकि वह संप्रभुता उसके पास नहीं था, वह अधिकार नहीं था कि वह खुद से निर्णय ले सके राज्य का निर्माण के लिए। इसलिए जैसे ही 15 नवंबर, जैसे ही संप्रभुता उस राज्य की सरकार के पास आती है, वैसे ही 15 नवंबर 2000 झारखंड
राज्य के रूप में झारखंड राज्य के अस्तित्व में आ जाती है, अस्तित्व में आ जाती है। तो सवाल यहां से पूछा भी जाता है कि ये जो भूभाग है राज्य के किन किन तत्वों से मिलकर बनता है। तो यहां देखिएगा भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये आपका हो गया राज्य का निर्माण की प्रक्रिया। अगर ये तीनों ऑप्शन में सपोज कीजिए कि ये 3-4 सवाल 4 बिंदु हैं और इन चारों में किसी एक को ऑप्शन में हटा दिया जाए, अगर पूछा जाए कि राज्य का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर होता है, तो आपका रहेगा भूभाग, ऑप्शन दे दिया जाएगा, जनसंख्या, सी ऑप्शन दे दिया जाएगा, सरकार, डी ऑप्शन दे दिया जाएगा तीनों, और ई ऑप्शन दे दिया जाएगा नन। तो अगर पूछा जाए कि राज्य के निर्माण में किन किन तत्वों की आवश्यकता है, तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और इन तीनों को मिलाकर के डी ऑप्शन बना दिया और ई नन भी कह दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सही आंसर जो होगा आपका वह ई होगा, नन होगा, क्योंकि यहाँ संप्रभुता इस ऑप्शन में नहीं डाला गया है, जिसके कारण इस सवाल का आंसर जो होगा वह नन होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे अब देखते हैं राज्य के बाद व्यवस्था। ये राज्य व्यवस्था हम लोग क्या है, व्यवस्था क्या होता है? किसी भी देश या किसी भी राज्य की, किसी भी देश या किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए उस संबंधित राज्य के सरकार के पास 3 चुनौतियां होती है। व्यवस्था के रूप में हम लोग देखते हैं यह व्यवस्था क्या होता है। किसी भी देश या किसी भी राज्य, हम राज्य की बात कर रहे हैं झारखंड का, तो झारखंड से संबंधित हम यहाँ बात करेंगे कि झारखंड सरकार के पास इस व्यवस्था को चलाने के लिए 3 चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। पहला चुनौती क्या? कार्यपालिका, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया, जिसको कानून बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। मतलब 3 चुनौतियां क्या होता है कि किसी भी राज्य सरकार के पास पहला जो चुनौती आता है कि कानून कैसे बनाया जाए, कानून का निर्माण कैसे किया जाए, नियमों का कैसे बनाया जाए, और दूसरा चुनौती होता है कि उन कानूनों को कैसे रेगुलेट किया जाए, झारखंड में कैसे नियंत्रित किया जाए, उसे कैसे लागू किया जाए, वह कार्यपालिका कहलाता है। कानून कैसे बनाया जाए, जो संस्था कानून बनाती है उस संस्था का नाम है विधायिका, और जो संस्था कानून को रेगुलेट करती है झारखंड में उस संस्था का नाम है कार्यपालिका। जबकि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है, न्यायपालिका न्याय देने की बात करती है। तो सरकार के पास भी एक तीसरा चुनौती के रूप में सामने आता है कि न्याय झारखंड के लोगों को कैसे दिया जाए। इसलिए जो न्याय देने की संस्था है, उचित न्याय देने की संस्था बनाया गया है, वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका तो हम लोग देख रहे हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्था में हमारा 3 अंग आ गया, या 3 संस्था कह सकते हैं आप, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम लोग अर्थ समझते हैं। विधायिका का मतलब क्या होता है? कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था। दूसरा क्या होता है? कानून को लागू करवाने वाली संस्था। और तीसरा न्यायपालिका क्या होता है? न्याय दिलाने वाली संस्था। ये 3 चीज देखिए हम लोग। अब यहां हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये जो है कार्यपालिका क्या होता है। अब हम लोग एक बात यहां समझने का प्रयास करेंगे। कार्यपालिका, कार्यपालिका में झारखंड सरकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो हम लोग यहां समझते हैं कार्यपालिका को। ये कार्यपालिका में पहला तो राज्यपाल, और दूसरा
मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और दूसरा मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं कार्यपालिका में। और मंत्रिपरिषद में प्रमुख कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है, मुख्य जो होता है वह होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। और इनके साथ अदर मिनिस्टर भी शामिल होते हैं, अन्य मंत्री भी शामिल होते हैं, अन्य मंत्री शामिल होते हैं। तो इसका मतलब कार्यपालिका जो कानून को जो रेगुलेट करती है, कानून को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है, उनके सदस्य जो होते हैं वह राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अन्य सहयोगी मंत्री। ये तीनों जो संस्थाएं मिलकर के, ये तीनों लोग मिलकर के कानून को क्या करती है? संचालित करती है, रेगुलेट करती है। उसके बाद विधायिका को देखते हैं कि ये जो विधायिका है, विधायिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? झारखंड की विधायिका को हम लोग बोलते हैं विधानमंडल। क्या बोलते हैं? विधानमंडल। जिस प्रकार से केंद्र की विधायिका को संसद बोला जाता है, उसी प्रकार से राज्य की विधायिका को विधानमंडल बोला जाता है। और इस विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यपाल, विधान परिषद, और विधानसभा। विधानसभा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहां से सवाल पूछा जाता है कि झारखंड की विधायिका को किस नाम से पुकारा जाता है? विधानमंडल। या राज्य की विधायिका को किस नाम से पुकारा जाता है? विधानमंडल। इस विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। आज सवाल ये पूछा जाता है कि सबसे उच्च सदन कौन सा? सबसे उच्च सदन कौन सा? तो सबसे जो उच्च सदन होता है आपका विधान परिषद, उच्च सदन। जबकि निम्न सदन कौन सा होता है? विधान सभा। ये राज्य की विधानमंडल में आता है। लेकिन ध्यान रहे कि झारखंड में विधान परिषद की संकल्पना नहीं है। झारखंड में एक सदनीय व्यवस्था है, ना कि द्विसदनीय व्यवस्था। झारखंड एक सदनीय व्यवस्था है। एक सदनीय व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड में इस विधायिका के अंतर्गत विधानसभा शामिल है। विधानसभा शामिल है, झारखंड में विधान परिषद नहीं है। इसलिए ध्यान रहे कि निम्न सदन हमारा विधानसभा होगा, उच्च सदन हमारा क्या होता है? विधान परिषद, जो झारखंड में यह संस्था काम नहीं करती है, झारखंड में लागू नहीं है। इसलिए हम यहां से इसे हटा ही देते हैं। इसलिए याद रखिएगा, एक सदनात्मक व्यवस्था झारखंड में चलता है। झारखंड में जो विधानमंडल है वह एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक व्यवस्था है। सदनात्मक व्यवस्था, एक सदनात्मक का मतलब एक ही सदन उपस्थित है, और वह एक सदन कौन सा है? तो विधानसभा है। तो विधानमंडल में कौन कौन शामिल? राज्यपाल और विधानसभा। यहां तक क्लियर होंगे आप लोग? आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहां तक तो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, थोड़ा न्यायपालिका की बात कर लेते हैं। न्यायपालिका, हमारे यहाँ झारखंड में जो न्याय दिलाने वाली जो संस्था है वह हाईकोर्ट है। कौन सा? हाईकोर्ट। न्याय दिलाने वाली जो संस्था है वह कौन सा है? हाईकोर्ट। और भारत का ये 21वां हाईकोर्ट है। झारखंड का जो हाईकोर्ट है वह भारत का केवां हाईकोर्ट है? 21वां हाईकोर्ट है। ठीक है। राज्य निर्माण के समय हाईकोर्ट में सदस्यों की संख्या जो थी, हाईकोर्ट की सदस्यों की संख्या जो थी वह 8 थी। कितना थी? 8। कितना थी? 8। वर्तमान और अभी वर्तमान समय में कुल टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 20। वर्तमान समय में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, या न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 20 है। तो यहां देख रहे हैं कि न्याय दिलाने वाली जो संस्था है हाईकोर्ट भारत का 21वां हाईकोर्ट है, जो रांची में स्थित है। यह हाईकोर्ट कहां स्थित है? रांची में। राज्य के निर्माण के समय कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 7
अन्य न्यायाधीश, अन्य सहयोगी न्यायाधीश। वर्तमान समय में एक मुख्य न्यायाधीश और 19 अन्य न्यायाधीश, अर्थात 20 न्यायाधीश हाईकोर्ट में कार्यरत हैं। अब हम लोग समझते हैं, अब ये जो झारखंड का जो निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया था। लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया था 2 अगस्त 2000 को, 2 अगस्त 2000 को, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा जो पारित किया गया था वह आर्टिकल 3 के तहत पारित किया गया था। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जो सबसे पहले जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो लागू किया गया था, जो पारित किया गया था, वह लोकसभा में पारित किया गया था, ना कि राज्यसभा में। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि यह जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया वह कब लाया गया था? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। ठीक है। अगर सवाल ये पूछा जाए कि किस सदन में इस विधेयक को पारित किया गया था, तो सदन अगर पूछे तो यहाँ जवाब क्या होगा? निम्न सदन। कौन सा? निम्न सदन। जबकि राज्यसभा जो होता है वह उच्च सदन होता है। वह क्या होता है? उच्च सदन होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। कितना है? 5। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5। आप यहां से समझें तो बेहतर होगा। थोड़ा मैप से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसे समझिए। यहां देखिएगा 5 प्रमंडल है। यहां हम अगर पहला बात करें 5 प्रमंडल में, तो ये हो जाएगा पहला संथाल परगना। दूसरा प्रमंडल हमारा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तीसरा प्रमंडल पलामू। और चौथा जो प्रमंडल होगा संथाल। ये चौथा जो हमारा देख रहे हैं कोल्हान। कौन सा? कोल्हान प्रमंडल। और 5वां जो होगा वह दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसे विस्तृत से समझेंगे हम लोग। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे कि संथाल परगना में कौन कौन से जिले शामिल हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले शामिल हैं, पलामू प्रमंडल में कौन कौन सा जिले शामिल हैं, कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं। यहाँ से सवाल अक्सर बनता है और आपका एग्जामिनर यहाँ से जबरदस्त सवाल पूछता भी है। पूछा जाता है कि झारखंड की प्रमंडलों की संख्या कितनी? 5। सवाल दे देगा, 4 देगा, 3 ऑप्शन देगा, 3 यहाँ से दे देगा, एक चौथा अदर दे देगा। पूछेगा कौन सा प्रमंडल नहीं है, तो चौथा आप ये अगर लिस्ट याद रहेगा तो आप वहां वो सवाल को आप हैंडल कर पाएंगे। आप देखिए आगे नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं इसमें प्रमंडल थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ये संथाल परगना की बात किया जाए तो संथाल परगना आप देख रहे हैं साहेबगंज। ये कौन सा जिला है? साहेबगंज। उसके बाद हम बताए थे पाकुड़, मतलब ऑफिसर्स लोगों के हम लोग क्या करते हैं? पकड़ने का प्रयास करते हैं। क्या पकड़ते हैं? गोड्डा। फिर कहाँ जाते हैं हम लोग? दुमका। फिर हम लोग दुमका से देवघर और देवघर से जामताड़ा। तो ये जो एरिया है आपका, ये जो हिस्सा है ये आपका हो गया पूर्ण रूप से संथाल परगना। क्या हो गया? ये संथाल परगना।
तो संथाल परगना में कितना जिला शामिल हो गया? साहेबगंज 1, पाकुड़ 2, गोड्डा 3, दुमका 4, देवघर 5, जामताड़ा 6। ठीक है, जामताड़ा 6, मतलब आपका 6 जिला इसमें शामिल हो गए, किसमें? संथाल परगना में। उसके बाद हम लोग देखते हैं पलामू प्रमंडल में। कौन सा? पलामू प्रमंडल में। थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको, मैप से हम अगर करा देते हैं। पलामू में कौन कौन सा आता है, इसको याद रखिएगा। ये आपका देख रहे हैं, ये पलामू प्रमंडल आपका, ये हिस्सा जो आप देख पा रहे होंगे, ये बॉर्डर पूरा, ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपका पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल, ये पलामू प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है? पलामू, गढ़वा, लातेहार। कौन कौन? पलामू, गढ़वा, लातेहार। इसे याद कैसे रखा जाए? याद हम लोग एक आसान तरीके, बहुत ही फनी ट्रिक्स भी है, पगला। क्या नाम है इसका? पगला। याद रखिएगा, ट्रिक्स बहुत ही आसानी होगा। पगला, पा से पलामू, गा से गढ़वा, ला से लातेहार। तो ये पलामू प्रमंडल को बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगा पगला से। अब एक बात है, 2 प्रमंडल हम लोग देख लिए, पहला प्रमंडल देख लिए, दूसरा प्रमंडल हम लोग देख लिए। अब तीसरा जो प्रमंडल हम लोग देखते हैं, वह है कोल्हान प्रमंडल। अब कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन सा आता है? 3 कोल्हान प्रमंडल में आते हैं। कोल्हान प्रमंडल में जो हम लोग देख रहे हैं, वह कोल्हान प्रमंडल में 3 आते हैं। ये कोल्हान में हमारा देखा जाए तो आपका सरायकेला खरसावां, कौन सा? सरायकेला खरसावां 1। ये जो हिस्सा पूरा आप देख रहे हैं, ये वाला पूर्वी सिंहभूम भी शामिल है, पश्चिमी सिंहभूम भी शामिल है। ये आपका हो गया कौन सा जिला? ये आपका हो गया, ये हो गया पश्चिमी, ये आपका हो गया कोल्हान प्रमंडल। कौन सा हो गया? कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, ये कोल्हान प्रमंडल हो गया आपका। कोल्हान प्रमंडल में कितना जिला होता है शामिल है? तो 3 जिला शामिल है। कौन कौन सा जिला शामिल है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला। कौन कौन? सरायकेला। अब हम लोग 3 हम लोग देख लिए। ये आपका हो गया कौन सा? ये आपका जो हमारा देख रहे थे अभी, कोल्हान प्रमंडल। कौन सा था? कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है, वह चाईबासा है। चाईबासा कहाँ है? चाईबासा। जबकि उत्तरी छोटा नागपुर का जो प्रमंडल है, हम लोग तो अभी संथाल परगना का जो हम लोग देख रहे थे, संथाल परगना का जो प्रमंडल है आपका, वह है आपका दुमका। कहाँ है आपका? इसका याद रखिएगा, दुमका हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दुमका, संथाल परगना का दुमका। जबकि पलामू का पलामू ही है। जबकि पलामू का कहाँ है? पलामू ही है। ये जो पलामू हम लोग देख रहे हैं, पलामू का हम लोग देख रहे थे, पलामू का मेदिनीनगर, पलामू का कहाँ है? मेदिनीनगर कहाँ पे आपका? मेदिनीनगर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डाल्टनगंज। कहाँ पे? डाल्टनगंज। इसी को हम लोग कह सकते हैं डाल्टनगंज। वर्तमान नाम अभी मेदिनीनगर हम लोग बोलते हैं, डाल्टनगंज। मतलब पलामू का जो हेडक्वार्टर है आपका, वह कहाँ आपका? डाल्टनगंज। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो दूसरा नाम उसको जानते हैं, वो मेदिनीनगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेदिनीनगर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। दक्षिणी छोटा नागपुर का अगर देखा जाए तो ये जो आपका हिस्सा जो शेष बच रहा है, यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, ये जो हिस्सा आपका बच पा रहा है, रेड पेन से इसको दर्शा दे रहे हैं। ये जो आपका हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा देख पा रहे हैं आप लोग। ये जो आपका हिस्सा आपका कौन सा है? दक्षिणी छोटा नागपुर। और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो हिस्सा आप लोग देख पा रहे होंगे, दक्षिणी छोटा नागपुर का, वह जो आपका कौन सा, उसमें आ गया कौन कौन सा? रांची, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी, सिमडेगा। ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जो आपका हो गया, कौन कौन सा हो गया इसमें?
रांची आ गया, खूंटी आ गया, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा शामिल हुआ। जबकि इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? रांची है। कहाँ पे? रांची। इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है इसका रांची है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ? रांची। जबकि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ? चाईबासा। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ? दुमका। पलामू प्रमंडल का डाल्टनगंज या मेदिनीनगर हम लोग बोल सकते हैं। अब जो जिला बच गए, जितने भी रेस्ट बचे हुए जिला बचे हुए हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल देख लीजिए कौन कौन सा जिला शामिल होता है, बताते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर जिला प्रमंडल आपका ये वाला हिस्सा आपका हो गया। उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन आ गया? अगर आप कोडरमा से आगे बढ़ते हैं तो कोडरमा से आगे जाइएगा हजारीबाग, हजारीबाग से आगे जाइएगा तो मिलेगा रामगढ़। तो ये 3 जिला तो आपका आ गया उत्तरी छोटा नागपुर में। फिर बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और चतरा। 1 2 3 4 5 6 जिला आपका। 1 2 3 4 5 6 आपका ये 6 जिला आपका कौन सा हो गया? उत्तरी छोटा नागपुर में। कितना? उत्तरी छोटा नागपुर में चतरा, कोडरमा, रामगढ़ और एक आपका रामगढ़ है साथ भी, इधर रामगढ़ शामिल भी है, और बोकारो, धनबाद। ठीक है, धनबाद, गिरिडीह 2, बोकारो 3, हजारीबाग 4, कोडरमा 5, चतरा 6, एक रामगढ़ 7 मतलब 7 जिला आपका आता है किसमें? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर जो है वह है हजारीबाग। कहाँ पे है? हजारीबाग। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? हजारीबाग। ठीक है, फिर से दिखाते हैं। 7, चतरा 1, हजारीबाग 2, कोडरमा 3, गिरिडीह 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7 जिला हो गया। जबकि संथाल परगना में 6 जिला शामिल है। कितना? 6 जिला। संथाल परगना में कितना? 6 जिला। ये आपको पूछ भी सकता है कि किस प्रमंडल में कितने जिले शामिल हैं। ये सवाल यहाँ बनने की गुंजाइश बनी रहती है। पहला साहेबगंज, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, देवघर 5, गोड्डा 6। आपका 6 हो गया आपका संथाल परगना में। 3 हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला कौन कौन? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ये 3 जिला आपका हो गया। जबकि आपका देखिएगा दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका सिमडेगा 1, गुमला 2, लोहरदगा 3, खूंटी 4, रांची 5। तो यहाँ 5 जिला आपका आ गया। 5 जिला। ठीक है, 5 जिला। यहाँ 6 जिला आपका है। यहाँ 3 जिला आपका कोल्हान चाईबासा में है। अब यहाँ एक पलामू प्रमंडल में कितना है? 3 जिला। पगला में कितना? पलामू, गढ़वा और लातेहार, यहाँ भी 3। इस प्रकार से प्रमंडल हम लोग देख रहे थे। और प्रमंडल इस प्रकार से ये सारा सवाल पूछा भी जाता है। अब मैप को हम थोड़ा सा नीचे की ओर हम मूव करते हैं। मैप से अगर आप पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में जबरदस्त तरीके से आया होगा। अब आते हैं कि अनुमंडल जो होता है, अनुमंडलों की कुल संख्या जो होती है वह वर्तमान समय में 45 है। कितनी है? वर्तमान समय में 45। वर्तमान समय में 45 है। जबकि जब राज्य बन रहा था उस समय हमारे पास अनुमंडलों की जो संख्या थी, तादाद थी, वह 33 थी। कितनी थी? 33। तो हम देखते हैं वर्तमान समय में अगर अनुमंडलों की संख्या बात करें, अनुमंडलों की संख्या, झारखंड की बात कर रहे हैं, 33 थी राज्य बनने के समय। ठीक है, वर्तमान में 45 हो गई। वर्तमान में मतलब वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 45। जबकि आप तो जिलों की संख्या आप जान रहे हैं,
थोड़ा सा हम यहाँ समझा दे रहे हैं। जिलों तो वैसे आप लोगों को याद है और जिलों का एक वीडियो भी हम बना दिए थे। जिलों की संख्या 24 है। जिलों की संख्या कितनी है? 24। जिलों की संख्या कितनी? 24। जबकि जिलों में ही क्या होता है, उसके बाद जिलों के बाद प्रखंड। प्रखंड की संख्या कितनी? 263। कहीं कहीं 264 भी लिखता है राइटर, तो याद रखिएगा 263। अगर ऑप्शन ना रहे तो 264 पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों रहे तो आप 263 पर ही फोकस कीजिएगा। ठीक है, 263, लेकिन याद रहे 263 में ज्यादा फोकस कीजिएगा। वैसे एग्जामिनर इस प्रकार से विवादित सवाल नहीं बनाएगा। 263 प्रखंड की संख्या कितनी है? 263। गांव कितना है? गांव की संख्या, गांव की जो संख्या है 32, इतना मतलब 3000, ये आपका हो गया 32,620 गांवों की संख्या। ये हमेशा सवाल पूछा जाता है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसे याद रखिएगा कि गांवों की संख्या कितनी? 32,620, 32,620। जबकि ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायत कितनी है? 4,559। कितना है? 4,559। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 4,559। जबकि पंचायत समिति कितनी है? पंचायत समिति की संख्या जो है 212 है। पंचायत समिति की संख्या कितनी? 212। ये फैक्चुअल चीज है, इसको रखना भी पड़ेगा, इसको याद मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही आसान है। ग्राम पंचायत 4,559, पंचायत समिति 212। ठीक है, पंचायत समिति कितना? 212। नगर निगमों की संख्या कितनी है? नगर निगमों की संख्या, नगर निगमों की संख्या अगर देखा जाए, नगर निगमों की संख्या तो 9 है। नगर निगम झारखंड में कितने हैं? 9। अब इस 9 में कौन कौन है जरा देखते हैं। इसे हम लोग देखेंगे कि नगर निगमों की संख्या कौन कौन है। इसे नगर निगमों की संख्या को हम लोग देखते हैं, कौन कौन सा नगर निगम है। हम लोग नगर निगम के देख रहे थे कि नगर निगम कुल संख्या कितना है? 9। इसका एक फनी ट्रिक है, माया हमें गिरा दे चास धनबाद नगर में। ठीक है, मां से ये जो है ये 9 है। अब ये जो 9 है हम लोग देखते हैं, मां से हो गया मानगो, मानगो, या से हो गया आदित्यपुर, आदित्यपुर, हा से हो गया हजारीबाग, में से हो गया मेदिनीनगर, गी से हो गया गिरिडीह, रा से हो गया रांची, दे से हो गया देवघर, चा से ये तो चासी है, और एक आपका धनबाद, तो ये धनबाद ही है। ठीक है, ये धनबाद, मतलब कुल टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नगर में कौन सा नगरों की संख्या लोग बात कर रहे थे। तो ये जो हम लोग देख रहे थे कि 9 जो हमारा जो था नगर निगमों की संख्या क्या थी? नगर निगमों की संख्या। तो धनबाद नगर निगम ही ऐड कर दीजिए में। नगर निगमों की संख्या कितनी थी? 9। नगर निगमों की संख्या कितनी थी? 9। एक सवाल यहां, झारखंड राज्य बनने के समय जिलों की संख्या
18 थी। बनने के बाद राज्य बनने के बाद 6 जिला और निर्मित किया गया, 6 जिला और बनाया गया। ठीक है, 6 जिला क्या बनाया गया और बनाया गया। तो ये 6 जिला हम लोग देखते हैं, राज्य निर्माण के बाद 6 जिला बनाया गया। राज्य निर्माण के बाद 6 जिला, इसे हम मिटाते हैं, फिर इस 6 जिला को हम लोग देख लेते हैं कि 6 जिला कौन कौन सा हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ एक राम शीस खुजला, ये एक फनी ट्रिक है, इसे याद रखिएगा। राम शीस खुजला, ये जो आपका जो हमारा ये आप देख पा रहे होंगे, तो रा से राम से हो गया रामगढ़, रामगढ़, सिमडेगा, सी से सिमडेगा, सरायकेला, खूंटी, जा से जामताड़ा, ला से लातेहार, लातेहार। राम शीस खुजला, राम शीस खुजला, शीस याद रखिएगा, राम शीस खुजला। ये ट्रिक है आपका। 6 नया जो जिला बना, 6 जिला जो नया बना, कौन कौन सा जिला बना नया राज्य निर्मित होने के बाद? रामगढ़, सिमडेगा, सरायकेला, खूंटी, जामताड़ा, लातेहार, मतलब 6 जिला आपका कौन सा बन गया? नया जिला बना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो थी, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। कितनी है? 14। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 14। लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है कितनी है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो कितनी है, ये हम लोग देख रहे थे। लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या, ये 5 जो सीट है वो एसटी के लिए, ये 1 जो सीट है वह एससी के लिए, और 8 जो सीट है वह जनरल के लिए। मतलब लोकसभा में, झारखंड से लोकसभा में जो प्रतिनिधि हमारे जाते हैं वह 5 एसटी लोग जाते हैं, एससी 1 लोग जाते हैं, और सामान्य वर्ग से 8 लोग जाते हैं। इसका मतलब लोकसभा में कितने लोग जाते हैं? 14 लोग। लोकसभा में कितने? जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 6 है। कितना है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 6 है। इसमें भी क्या है? 28, 44। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 6 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में कोई भी वर्ग को नहीं बांटा गया है, इसलिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। तो कुल टोटल हमारे पास यहाँ 20। अब हम लोग देखते हैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81 है। कितना? 81। मतलब 1 + 80, अगर इसे लिख दिया जाए 80, 1 + 80, ये 1 जो होता है वह मनोनीत होता है, मनोनीत, और 80 जो होता है वह निर्वाचित होता है, मतलब प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। मनोनीत विधानसभा जो जाते हैं, एक मनोनीत होता है जिसे हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होता है कि एंग्लो इंडियन उस व्यक्ति को कहा जाता है जब भारत आजाद होने के बाद जो अंग्रेज भारत में रह गए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। ये निर्वाचित जो हमारा है, ये आपका कितना? 80 हो गया। अब इस 80 में हम लोग देख रहे हैं
28/9/44। इसका मतलब इसमें एसटी, एससी और ये जनरल, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 28 लोग एसटी से प्रतिनिधि करते हैं, 9 लोग एससी से प्रतिनिधि करते हैं विधानसभा में, जबकि जनरल लोग 44 लोग प्रतिनिधि करते हैं कहां पे, विधानसभा में। कहां पे, विधानसभा में। तो हम लोग विधानसभा में सदस्यों की संख्या देख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, और 2-4 पॉइंट और बचा हुआ है, उसको हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक नेक्स्ट दिन से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर पूछा जाए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, अगर पूछा जाए आपसे कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, तो बाबूलाल मरांडी। कौन है, बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, बाबूलाल मरांडी। झारखंड के गैर आदिवासी, झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। कौन है, रघुवर दास। मतलब झारखंड के गैर आदिवासी, आदिवासी, गैर आदिवासी का मतलब आदिवासी से नहीं, आदिवासी के लोग नहीं थे, जबकि आदिवासी समाज से हट करके मुख्यमंत्री बने थे। वह कौन थे, रघुवर दास, जो कि इतिहास में ये पहली बार हुआ, और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गैर आदिवासी के रूप में आए। कौन आए, ये, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे, निर्दलीय मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। कौन से, मधु कोड़ा साहब। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, मधु कोड़ा। झारखंड के प्रथम राज्यपाल, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम जो थे वह कौन थे, प्रभात कुमार थे। जबकि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, ये हम लोग तो देख लिए। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग देखे, प्रथम राज्यपाल देखे प्रभात कुमार देखे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रथम विपक्ष नेता कौन है, स्टीफन मरांडी। प्रथम विपक्ष नेता स्टीफन मरांडी साहब थे। मतलब प्रथम विपक्ष नेता स्टीफन मरांडी साहब थे, जबकि अभी वर्तमान समय में जो विपक्ष नेता हैं वे हैं बाबूलाल मरांडी साहब, अभी वर्तमान में है। प्रथम विपक्ष नेता स्टीफन मरांडी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रथम महिला राज्यपाल जो हम लोग देख रहे हैं, प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल जो हम लोग देख रहे हैं, प्रथम विपक्ष नेता स्टीफन मरांडी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हम लोग देखेंगे विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वह थी ज्ञान सुधा मिश्रा। ज्ञान सुधा मिश्रा, ठीक है। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी।
प्रथम महिला जो कैबिनेट मंत्री थी वह कौन थी? जोबा मांझी। जबकि पुलिस महानिदेशक जो थे, पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैटे, शिवाजी महान कैटे पुलिस महानिदेशक जो थे कौन थे? प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैटे। झारखंड में प्रथम राष्ट्रपति या पहली बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2009 के आसपास। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन थे मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन थे? सैयद सिक्ते रज्जे। कौन थे? सैयद सिक्ते रज्जे। ये आप देख रहे थे कि पहली जो राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था 19 जनवरी 2019 को, 19 जनवरी 2019 को। उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन थे। उसके बाद कौन? उस वक्त जिस वक्त पहली राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस वक्त राज्यपाल कौन थे? तो सैयद सिक्ते रज्जे थे। कौन थे? सैयद सिक्ते रज्जे। और ये राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है राज्य में, वो आर्टिकल 356 ये अधिकार देता है। आर्टिकल 356 ये आर्टिकल क्या करता है? अधिकार देता है किसी भी राष्ट्रपति को कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा 4-5 हम लोग इस टॉपिक पर हम लोग देख लेते हैं 4-5 सवाल। कैसे सवाल को सॉल्व किया जाएगा, अब कुछ सवाल हम देख लेते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, पहला सवाल। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक किस सदन में पारित किया गया था? सदन में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ये उच्च सदन, बी निम्न सदन, और सी दोनों, और डी नन। तो यहां जो आप देखिएगा कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक किस सदन में पारित किया गया था? तो निम्न सदन में। निम्न सदन इसका मतलब लोकसभा। कहां पे? लोकसभा में। लोकसभा में पारित किया गया था। दूसरा सवाल जो हमारा बनता है, दूसरा सवाल, राज्य का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ये, या राज्य के कितने अंग हैं? अगर ये सवाल कर दिया जाए कि राज्य के कितने तत्व हैं, राज्य निर्माण के कौन सा तत्व है, राज्य निर्माण के कौन सा तत्व है, या राज्य निर्माण में कौन सा तत्व है, राज्य निर्माण के कौन सा तत्व है? ऑप्शन नंबर ये संप्रभुता, बी सरकार, सी भूभाग, और डी तीनों, और ई नन। ठीक है। पूछा जा रहा है कि राज्य निर्माण के कितने, कौन सा तत्व है, राज्य निर्माण के कौन सा तत्व है? संप्रभुता,
क्या ये बात सही है कि संप्रभुता किसी राज्य के निर्माण में आवश्यकता पड़ता है? क्या सरकार की आवश्यकता होती है? क्या भूभाग की आवश्यकता होती है? ये तीनों आवश्यकता होती है। और डी ऑप्शन ये तीनों ही बोला गया है। चौथा नन भी बोला गया है। इसका मतलब इसका सही जो आंसर हो क्या होना चाहिए आप लोगों के अनुसार? यहाँ जो होगा वह आपका ई होगा। क्या होगा? ई। क्योंकि यहाँ आपका जो छूट रहा है आपका संप्रभुता हो गया, सरकार हो गया, भूभाग हो गया, और एक जो आपका छूट रहा था जनसंख्या। क्योंकि ये जो चौथा जो टर्म है, चौथा टर्म जनसंख्या, अगर ये जनसंख्या अगर ना रहे तो सरकार अर्थात राज्य कैसे निर्माण कैसे हो सकता है? जिस क्षेत्र में जनसंख्या निवास ना करती हो उस क्षेत्र को राज्य का दर्जा मिल सकता है? नहीं। इसलिए चारों तत्व आवश्यक है। अगर किसी ऑप्शन में चारों तत्व है तो आप डिसीजन कर दीजिएगा या निर्णय कर दीजिएगा कि वह चारों ही आंसर होगा। अगर चारों में किसी एक अगर ना मिले तो नन ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चंस को हमें थोड़ा लिख करके देखना पड़ता है। क्वेश्चन तो याद हम लोग को कर नहीं सकते क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। झारखंड के संदर्भ में विचार कीजिए। झारखंड के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ये विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ये, पहली बार राष्ट्रपति शासन शिबू सोरेन के कार्यकाल में, शिबू सोरेन के कार्यकाल में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, सोचिएगा जरा आप लोग, पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास बने। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 256 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में आदिवासियों की संख्या सीटों की संख्या 5 होती है। 5 होती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है झारखंड के संदर्भ में विचार करने के लिए पूछा जा रहा है। इसमें आपसे ये भी नहीं कह रहा है क्लियर कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। आपको ये चूज करने के लिए भी सवाल नहीं कर रहा है, जबकि सवाल कह रहा है कि विचार कीजिए। तो विचार करना है, ऑप्शन के अनुसार आपको विचार करना है। तो देखिए, पहली बार राष्ट्रपति शासन शिबू सोरेन के कार्यकाल में किया गया था या लागू हुआ था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है कि पहली बार कौन सा, शिबू सोरेन उस वक्त मुख्यमंत्री थे जब राष्ट्रपति शासन लागू किए गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही है। बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास बने। क्या यह बात भी सही है? बिल्कुल सही है। यह बात बिल्कुल सही है कि पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में रघुवर दास ही बने। ठीक है। तीसरा, अब देख रहे हैं दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा, झारखंड में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 256 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। क्या होता है? आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद। झारखंड में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 256 के तहत लगाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, ना कि 256 के तहत, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। चौथा, लोकसभा में आदिवासियों की सीटों की संख्या 5 होती है।
क्या लोकसभा में झारखंड के आदिवासियों की सीटों की संख्या 5 होती है? बिल्कुल सही है कि आदिवासी से झारखंड के आदिवासी लोकसभा में 5 लोग पहुंचते हैं झारखंड से। तो इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन सही दिया और एक गलत दिया है। तो विचार क्या करना है आपको? अब विचार देखना है कि 3 एक ग्रुप है और एक अलग है, तो इसका मतलब अलग को छांट लेना है। इसका मतलब सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में शामिल नहीं है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रांची, बी रामगढ़, सी गुमला और डी खूंटी। कह रहा है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में शामिल नहीं है। रांची दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत शामिल है। रामगढ़ शामिल है? रामगढ़ बिल्कुल भी नहीं शामिल है। गुमला शामिल है? खूंटी शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। और अंतिम और आखिरी सवाल 5वां, कौन सा कथन असत्य है? कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए गांवों की संख्या झारखंड में 32-6-20 है। ठीक है, 32-6-20 है। बी ऑप्शन झारखंड में राष्ट्रपति शासन, झारखंड में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया गया। सी झारखंड में वर्तमान अनुमंडलों की संख्या 45 है। और ऑप्शन नंबर डी यहां लिख देते हैं थोड़ा सा छोटा में, नगर निगमों की संख्या 10 है। नगर निगमों की संख्या 10 है। अब ये झारखंड में नगर निगमों की संख्या 10 है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए नगर निगम, हम लोग जान रहे हैं कि नगर निगम की संख्या हम लोग कितना है? 9। और जबकि यहाँ झारखंड में कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो स्वाभाविक सीधा हमको नजर आ गया 10। जबकि एक बात हम लोग यहाँ भी देखे कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया गया है। ये बात सही है कि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। गांवों की संख्या झारखंड में 32,620 है। 32,620 है। झारखंड में राष्ट्रीय शासन 3 बार लगाया गया, ये भी बात सही है। झारखंड में वर्तमान अनुमंडलों की संख्या 45 है, ये भी बात सही है। नगर निगमों की संख्या 10 है, ये बात गलत है। तो आंसर ये होगा आपका डी। इस प्रकार से हम लोग आज झारखंड की राज्य व्यवस्था को देखने का प्रयास किए और छोटी सी झारखंड की राज्य व्यवस्था को एक परिचय के रूप में देखे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे जैसे आगे क्रमबद्ध रूप से देखेंगे सब्जेक्ट रूप में। अब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा हिस्ट्री। थैंक यू।